इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लोगों को नई नई उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स से जुड़ी ऐसी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और मुकेश जी ने मुझे शो शुरू होने से पहले बताया था कि आपने वैसे लोगों के लिए जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं कुछ खास रिसर्च करके लाए हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बेहद कारगर साबित होने वाला है। तो उन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस बार शो में आपको बताने वाले हैं कई सारी अहम बातें। अगर आप FNO ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किन किन बातों का रखें ख्याल। अभी भी इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम आपको लुभा रही है तो इस बार रिटर्न फाइल करने में क्या है पेंच, और साथ में भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर कमाई होती है तो इस पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम। लेकिन सबसे पहले बात उन लोगों की जो FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। कहा यह जा रहा है कि FNO में इन दिनों रिटेल क्रांति चल रही है। इस सेगमेंट में आम लोगों की बढ़ती दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है। इसमें कम निवेश पर मोटा मुनाफा भी होता है तो मोटा घाटा भी होता है। लेकिन इस मुनाफे और घाटे के खेल में आप कहीं टैक्स को भूल तो नहीं रहे हैं, या फिर टैक्स की उलझनें आपको परेशान कर रही हैं। यही सब दूर करेंगे, इन्हीं उलझनों को सुलझाएंगे इस बार शो में, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना है और FNO ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको बेहद सावधानी बरतनी है। तो मुकेश पटेल जी, बगैर देरी किए हुए मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूं कि चूंकि इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो सबको ये जानना चाहता है कि इसको इनकम के किस हेड में दिखाएं, और दूसरी चीज़ कि इस पर टैक्स की दरें क्या होती हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक समय था कि जब FNO को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में गिना जाता था, तो उस समय पे आपके लिए बहुत सीमित रह जाता था कि यू कैन ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन, प्रॉफिट या लॉस। इट वाज स्पेकुलेशन इनकम। पर फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसके बाद FNO काफी प्रचलित भी हुआ कि इसको अब बिजनेस इनकम के हेड में गिना जाता है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बिजनेस के नियम हैं वो आपको लगेंगे, और जो रेट ऑफ टैक्स है, हालांकि हम जानते हैं कि कैपिटल गेन में भी अब फ्लैट रेट 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है, लेकिन एज फार एज FNO प्रॉफिट इज कंसर्न, लक्ष्मण जी, इसमें आपकी ये प्रॉफिट या इनकम जो भी ब्रैकेट में आती है वो ब्रैकेट में जो आपको टैक्स लगता है वो ब्रैकेट से आपको टैक्स लगेगा। तो इसमें जो भी आपकी आमदनी होती है वो आपके इनकम टैक्स के ब्रैकेट में जुड़ जाएगा और फिर उसके हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी बनती है। इसमें एक और सवाल मुकेश ये उठता है कि इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, और इसमें अकाउंट मेंटेन करने या फिर ऑडिटिंग वाले नियम भी लागू होते हैं। ये एक बहुत अहम बात आपने पूछी, क्योंकि कई लोगों को FNO में वो ऑपरेट तो करते हैं लेकिन उनको ये नियम मालूम नहीं है। अब जब ये बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम के कंप्यूटेशन के रूल्स जो हैं वो आपको लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कैसे प्रॉफिट तय होता है, टर्नओवर कैसे तय होता है। तो जैसे टर्नओवर को डिटरमिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ट्रेड्स होते हैं FNO के, उसमें जो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट या लॉस होता है, माना पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों फिगर्स का टोटल मिला के जो टोटल बनता है वो आपका टर्नओवर गिना जाएगा, नहीं कि नेट आप प्रॉफिट गिन सकते हैं लेकिन टर्नओवर में दोनों का टोटल लगता है। अब इसको मध्य रखते हुए आपको सेक्शन 44AD जो एक इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, उसके प्रोविजंस ख्याल में रखने हैं कि 44AD में जो आपका टर्नओवर होता है उसका आप 6%, अगर चेक से है, कैश में तो सवाल नहीं होता है, उसमें 8% का नियम है, इसमें 6% या उससे ज्यादा प्रॉफिट अगर आप दिखाते हैं तो करीब 3 करोड़ तक भी आपका टर्नओवर है तो आपको एक विशेष सुविधा यह है कि आपको कोई अकाउंट्स नहीं रखने हैं, आपको कोई ऑडिट की भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर इससे कम आप दिखाते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप ऑडिट
44AB में जो है वो करना पड़ता है। आमतौर से जो नियम है 44AB के ऑडिट का, वो 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, और अगर 10 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है और उसमें ज्यादातर आपका चेक से, माना डिजिटल ट्रांजैक्शन से आप व्यवहार करते हैं, तो भी आप ऑडिट से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन ये 6% वाला जो नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। और लक्ष्मण जी, इसमें एक लास्ट पॉइंट आपको ये बताऊं कि ख्याल में रखने वाली बात ये है कि जब आप इसको बिजनेस इनकम गिनते हैं तो एफएनओ के आपके प्रॉफिट या लॉस के डिटर्मिनेशन में एक्सपेंसेस जो हैं, खर्च करते हैं आप, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। और प्रिजम्पटिव स्कीम में गए तो आपको कोई अकाउंट्स रखे बिना भी आपने जो कुछ विड्रॉज किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लॉजिकली यू कैन क्लेम द एक्सपेंडिचर। ये आपके लिए फायदा है। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि जो आपके खर्च हैं उस खर्च को भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। यानी ट्रेडिंग करने में जो बिजनेस माना जा रहा है, इस बिजनेस पे आप जो अलग अलग खर्च करें, जैसे मोबाइल का बिल हुआ या फिर इंटरनेट का खर्च हुआ, अगर किसी स्टाफ का आपने रखा वो खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि इस पर खर्च होने का पुख्ता सबूत आपके पास है। तो इसमें अगर, चूँकि काफ़ी सारी बातें आपने बताई मुकेश जी, इसमें अगर मैं मुद्दे की बात पूछूँ, चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना चल रहा है, हर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो लोग एफएनओ ट्रेडर हैं या एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको मोटी मोटी किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या फिर कहीं क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब वो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो रिटर्न फाइल करने में? एक तो जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मण जी कि जब आप एफएनओ में काम करते हैं तो ITR 1 और ITR 2 आपके केस में वो वर्जित हो जाते हैं। बिकॉज बिजनेस इनकम है तो आपको ITR 3, या अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम की स्कीम में इसको आपके शर्त सब नियम लागू पड़ते हैं तो ITR 4 जो सुगम है, काफी एक सहज रिटर्न है आपके लिए, सुगम है, ITR 4 वो भी भर सकते हैं। पर ये आपको ऑडिट वाला जो नियम मैंने आपको बताया वो आपको खास ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है, कई लोग ये मानते हैं कि मेरे को लॉस हुआ तो लॉस अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपका टर्नओवर जो है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों को गिना जाता है टर्नओवर में, टर्नओवर तो पॉजिटिव होगा, उसका आप 6% से अगर कम दिखाते हैं प्रॉफिट, तो लक्ष्मण जी आपके लिए प्रॉब्लम ये आता है कि आपको टैक्स ऑडिट और अकाउंट्स वगैरह की एक जो जिम्मेवारी है वो आप पर बढ़ जाती है। अब कई लोगों को ये मुद्दा ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए उनका रिटर्न फिर डिफेक्टिव रिटर्न की कैटेगरी में आ जाता है। ये बहुत ख्याल में रखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, सैलरीड क्लास जो है वो कई बार मान के चलते हैं कुछ लॉस हुआ छोड़ दो, उनको क्या दिखाना। लेकिन जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि ये लॉस आपको दिखाना चाहिए। कि आखिरी सवाल चलते चलते मुकेश जी, कि कई लोग ये मानते हैं कि जब एफएनओ ट्रेडिंग हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस तो हम जाहिर तौर पे एक्सचेंज हमसे ले लेता है, चाहे STT हो या फिर बाकी टैक्सेस ले लेते हैं, तो इसके बावजूद भी क्या हमको इनकम टैक्स देना है क्या? ऐसे भी सवाल लोग पूछते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एफएनओ पर ऑब्वियसली मार्केट के नियम लागू पड़ते हैं, तो टैक्सेस तो जो लगने हैं वो लगेंगे। आपको ये ख्याल रखना है, मैंने लक्ष्मण जी हमारे टैक्स गुरु के आज के कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा संदेश है ये है, लोग ये मानते हैं कि भाई एफएनओ किया, लॉस हुआ, नहीं दिखाएंगे चलेगा, ITR 1 2 भर दिया, निकल गए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप गलत रिटर्न करते हैं, गलत डेक्लेरेशन फाइल करते हैं और आपका एफएनओ का जो भी टर्नओवर और उसके आधार से प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करने के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। चलते मुकेश जी बहुत ख्याल में रखना। चलते चलते मुकेश जी, इस मुद्दे पे एक आखिरी सवाल कि एफएनओ में अगर कोई लॉस होता है तो क्या उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं।
लक्ष्मण जी, मैंने जैसे बताया, ये स्पेकुलेटिव लॉस नहीं है, ये आपका नॉर्मल लॉस है। ख्याल में ये रखिए, जिस साल में आपका एफएनओ का लॉस है वो लॉस तो आप अपनी और कोई भी इनकम, सैलरी के इनकम के सिवा उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 50,000 का एफएनओ का लॉस है और आपका और कोई कैपिटल गेन है या इंटरेस्ट है, उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। कोई रह जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके, कैरी फॉरवर्ड में अगेंस्ट बिजनेस लॉस, लेकिन सेट ऑफ में सैलरी के सिवा और कोई भी इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ख्याल में रखने वाली बात, ये बड़ा फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे एफएनओ ट्रेडिंग और इनकम टैक्स से जुड़े हुए पेज को सुलझाने के लिए मुकेश पटेल साहब। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा, जहां से मनमोहन साहू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। बताएं क्या। हाँ। पिछले साल हमने एक फ्लैट खरीद किया है, इसी में सर 1% हमने टीडीएस दिया है सर, अंडर सेक्शन 194(1)(a). पर ये क्या है, मतलब इनकम टैक्स में कहाँ पे शो करना है, क्या है जो इनकम टैक्स अभी हम लोग फाइल कर रहा है सर? मुकेश जी। मनमोहन जी, आपका जो सवाल है, लक्ष्मण जी इनको हम समझाएं कि ये जो टीडीएस होता है, इसमें इनकम का तो कोई सवाल नहीं है। प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं, खाली आपको ध्यान ये रखना है कि एक बार आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मान लीजिए परचेज कर ली है तो उसकी एक नोशनल इनकम आपको दिखानी चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो उसको 0 वैल्यू से आप अपने आईटीआर में दिखाएं और उसका पालन करें, ये एक नियम है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका टीडीएस हुआ है, वो आप जो टीडीएस का क्लेम करते हैं टैक्सेस पेड में, माना ये 1% टीडीएस आपके और इनकम पर जो भी टैक्स आपको भरना है उसके सामने आप सेट ऑफ ले सकते हैं। लक्ष्मण, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। और कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अभी भी इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम आपको लुभा रही है, तो इस बार रिटर्न फाइलिंग में क्या है पेंच, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, लोगों के सवाल ने, उससे पहले चूंकि रिटर्न फाइलिंग की बातचीत हो रही है, तो कई लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुन लिए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो पुरानी टैक्स रिजीम उनको लुभा रही है। तो इस बार रिटर्न फाइलिंग में उनके लिए कुछ खास टिप्स? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इस साल से माना असेसमेंट ईयर 24-25 से अब नई स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम मानी गई है। और पुरानी स्कीम अगर आप चाहते हैं कि उससे आप फायदा लें, कोई डिडक्शंस, एग्जम्पशंस वगैरह खास तौर से, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, माना ज्यादातर लोगों के लिए 31 जुलाई आएगी, तो वो ड्यू डेट के पहले आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और रिटर्न फाइल करते समय अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको एक फॉर्म 10(i)(e) भर के आपको ये पसंदगी करनी है। और अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो भी आपको अपने आईटीआर में वो बॉक्स टिक करके ये कहना है कि आप पुरानी स्कीम को मानना चाहते हैं और फायदा लेना चाहते हैं। अगर आपने आईटीआर टाइम से नहीं भरा लक्ष्मण जी 31 जुलाई के बाद, तो 1 अगस्त के आफ्टर दैट you will not be able to get any benefit under the old scheme। आपको कोई भी पुरानी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, ये आपको खास ख्याल में रखना है। इसमें मुकेश जी, अगर मैं ये पूछूं, चूंकि आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, अब वो चाहता है कि मैं 31 जुलाई के बाद उसको ध्यान में आए कि हमें फाइल करना चाहिए, अब वो करने चला तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं फाइल कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकेगा। वो उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट के हिसाब से न्यू स्कीम में जाएगा। तो उसने अगर कोई भी वो पुरानी स्कीम के डिडक्शंस, एग्जम्पशंस का क्लेम किया होगा तो सीपीसी इसको नहीं मानेगा और टैक्स की गिनती वो क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए करेगा। इसलिए इफ यू वांट टू बी फॉलोइंग द ओल्ड
देन यू हैव टू बी बोल्ड टू सी कि आप 31 जुलाई को मिस न करें। अगर मान लिया जाए सेकेंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मान लिया इससे पहले वाले साल में ही उसने ओल्ड टैक्स रिजिम को चुन लिया है, तो इस बार फिर भी डिफॉल्ट उसका न्यू टैक्स रिजिम हो जाएगा, ऐसा है क्या? यही तो बड़ी बात आपने बताई। तब तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में बनना चाहते हैं तो आपको तो बिल्कुल इस बार 31 जुलाई का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसका कारण ये है कि अंटिल असेसमेंट ईयर 23-24 ओल्ड वाज द डिफॉल्ट। आपको अगर न्यू में जाना है तो आपको सिलेक्शन करना था। उसमें अगर न्यू का क्लेम आपका टाइम से नहीं होता था, आपके क्लेम्स रिजेक्ट होते थे। अब रिवर्स हो गई पोजीशन। इस साल से आपको अगर न्यू में जाना है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप जुलाई के बाद दिसंबर तक भी रिटर्न भर सकेंगे। पर ओल्ड में जाना है तो ये फॉर्म भी भरना होगा और 31 जुलाई के पहले रिटर्न भर के प्रॉपर बॉक्स टिक बॉक्स करके सिलेक्शन करना होगा। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, बहुत बड़ी बात बताई इन लोगों के लिए जो ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी बने रहना चाहते हैं। 31 जुलाई की तारीख को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास विकल्प ही नहीं रहेगा ओल्ड में जाने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा पेच है जो मुकेश पटेल साहब ने भी उसको बताया है। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं यूके श्रीवास्तव जी के पास, जो कि हमारे साथ फोन लाइन में बन चुके हैं। श्रीवास्तव जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। बताएं, हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब फोन लाइन पर हैं, आपके सवालों को सुन रहे हैं। बोलिए श्रीवास्तव जी। मैं अपना रिटर्न ओल्ड रिजिम में भरता था, तो उसमें मेरे पास अपडेटेड लास्ट था ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कुछ 12 लाख के आसपास। तो अगर मैं न्यू रिजिम में इस बार भरता हूँ तो वो मैं लास्ट कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा फ्यूचर ईयर्स में कि नहीं कर पाऊंगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है मुकेश जी। ये बहुत 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 दिलचस्प सवाल है लक्ष्मण जी, और ये केवल इनका श्रीवास्तव जी का नहीं, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि अगर हम स्कीम चेंज करते हैं ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड, तो हमारा जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है, इट मे बी आइदर अंडर द हेड कैपिटल गेन्स या तो बिजनेस इनकम के कैटेगरी में, कोई भी लॉस है आपका, या तो हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। तो ओल्ड या न्यू, द गुड न्यूज इज लक्ष्मण जी, ये जब भी स्कीम बदलते हैं आपके लॉस को कोई आंच नहीं आएगी। माना यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द सेम अमाउंट ऑफ लॉस विदाउट एनी एम्बार्गो और रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें कोई भी चिंता का कारण नहीं है। श्रीवास्तव जी, आप पूरा इत्मीनान रखिए इसके बारे में। चलिए श्रीवास्तव जी, खुश हो जाइए, आपका बिल्कुल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, कहीं कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वडोदरा, जहां से देवदत्त साहा जी हमारे साथ है। देवदत्त साहा जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार भाई एंड लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। बहुत दिनों के बाद बात हो पा रही है, थैंक यू। नमस्ते जी। जी धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एसजीबी है जिसको 5 साल होने को आ रहे हैं, और एसजीबी मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडीम करते हैं, मतलब जो भी ऑथोराइज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई का उसके थ्रू करते हैं, तो शायद वो टैक्स फ्री है। तो मुझे वो रिकन्फर्म करना है कि टैक्स फ्री है। अगर टैक्स फ्री है तो ठीक है, नहीं है अगर टैक्सेबल है तो वो कैपिटल गेन किस क्लॉज में टैक्सेबल होगा वो जानना था मुझे, और टैक्स फ्री है तो कौन से क्लॉज में वो टैक्स फ्री है? ठीक है, तो ये मुकेश पटेल जी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं देवधर साहा जी, क्या सुझाव इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे परफेक्ट नॉलेजेबल व्यूअर लगते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल ध्यान में है कि क्लेम करना है तो कैसे करें, नहीं क्लेम हो सकता है तो किस कारण से। तो सबसे पहले साहा जी, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि रिडेम्पशन ऑफ एनी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो रिडेम्पशन का जो भी प्रोसीड आता है आपका, उसका पूरे का पूरा कैपिटल गेन जो है वो आपको सेक्शन नोट कर लीजिए, सेक्शन 47 और सब सेक्शन रोमन 7C, माना 47 7C में जो
इनकम्स को एग्जम्प्ट कैपिटल गेन्स गिना जाता है उसकी लिस्ट है, इसमें इसका समावेश किया गया है। इसमें ख्याल में रखिएगा ये कि ये केवल इंडिविजुअल्स को इसका फायदा मिलेगा। इफ यू आर अ ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, या आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जम्पशन ऑन रिडेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरी बहुत अहम बात है, कई लोग ये मानते हैं कि अगर हमने इंसेप्शन से आरबीआई से खरीदे हैं तभी ये हमको फायदा मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है। कई बार आप सेकेंडरी मार्केट से अपने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो 47(7)(c) में तो इतना ही कहा गया है, इंडिविजुअल ने जो होल्ड किया है और जो रिडेम्पशन होता है वो तो आरबीआई ही पैसा देता है, वो पैसा आपको कैपिटल गेन से माफ है। आपने कैसे परचेज किया, ओरिजिनल या सेकेंडरी मार्केट से, इससे कोई मतलब नहीं है। माना इससे गुड न्यूज ये है कि सेकेंडरी मार्केट के परचेज आपने 2 साल के बाद भी किया तो भी जब 5th ईयर में आपका रिडेम्पशन होगा वो एग्जम्प्ट होगा कैपिटल गेन्स। चलिए, तो शाह जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी, और साथ में अच्छी बात है कि आपने ऐसे सवाल पूछा, वैसे सभी लोगों की उलझन दूर हो गई होगी जिनका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब रिडीम होने लायक पहुंच चुका है, मैच्योर हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसे पैसा लगाया था। मुकेश जी, मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में आपने सफाई दे दी है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर कैपिटल गेन रिपोर्ट में मिसमैच से टैक्स फाइलिंग में हो रही है दिक्कत तो क्या करें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और अब एक ईमेल लेते हैं नीरज मित्तल साहब का। दरअसल इनका कहना है कि इन्होंने प्लेज मार्जिन के लिए म्यूचुअल फंड को रिडीम किया और 17 लाख रुपए मिले, जबकि कॉस्ट वैल्यू 7 लाख रुपए थी, लेकिन कोई फिजिकल गेन उनको हुआ नहीं। लेकिन जब कैपिटल गेन की रिपोर्ट देख रहे हैं सीएमएस में तो 10 लाख का कैपिटल गेन इनको दिखा रहा है। अब ये जानना चाहता है क्या करें। मुकेश पटेल साहब, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसमें इनको कोई चिंता का कारण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप अपना डीमैट करते हैं, जैसे कोई म्यूचुअल फंड या शेयर्स वगैरह, तो उस समय पे वो डीमैट के रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आता है, इसलिए उसको नोशनल गेन ये दिखता है कैम्प्स के उसमें। लेकिन इनकम टैक्स में तो आपने जब एक्चुअल ट्रांसफर, माना आपने या तो कोई शेयर बेचा है या तो कोई म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन किया है, तभी आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। सो ये नोशनल गेन से आपको फिक्र की कोई बात नहीं नीरज भाई को होनी चाहिए। चलिए नीरज मित्तल साहब, बिल्कुल खुश रहे, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जब आप होते हैं मुकेश पटेल साहब तो किसी भी टैक्स पेयर को कोई दिक्कत की गुंजाइश रहती नहीं है। सभी सवालों का जवाब देने के लिए मुकेश पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे निवेशकों को कुछ खास टिप्स के लिए, टैक्स पेयर्स को कुछ खास टिप्स के साथ। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।